नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। अल्मोड़ा में बीजेपी संगठन महामंत्री अजय कुमार ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जहां आगामी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर विस्तार से चर्चा की गई और कार्यकर्ताओं को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में एसआईआर प्रक्रिया फरवरी 2026 से शुरू होने जा रही है। इस प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि वो मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण कार्य में प्रभावी भूमिका निभा सके। ये ये जो कार्यशालाएं चल रही है, ये एसआरआई की कार्यशालाएं चल रही हैं कि हमने जो आगे आने वाली एसआरआई की जांचें होंगी फरवरी माह में, उत्तराखंड पर भी दूसरे तीसरे चरण पर होने वाली है। तो उसके लिए हम अपने कार्यकर्ताओं को अभी से प्रशिक्षित भी कर रहे हैं और हमारे संगठन में निरंतर चलने वाला काम है। हम संगठन की इकाई बनाते हैं, फिर इसके बाद पन्ना प्रमुख बनाते हैं, BLA 2 बनाते हैं, अपने बूथों की इकाई बनाते हैं। उन पर बूथ की इकाई पर हमारा एक BLA 2 एक कार्यकर्ता होता है। जो जिम्मेदार कार्यकर्ता को हम BLA 2 बनाएंगे, वो इस एसआरआई में पुनरीक्षण में मदद करेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोधियाल ने बाबरी मस्जिद और कैंची धाम को लेकर उठे सियासी बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि सरकार को इसके अलावा इस प्रदेश में कुछ और नजर नहीं आता है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि उत्तराखंड में कितने बेरोजगार युवा हैं, युवाओं के साथ सरकार किस तरह खिलवाड़ कर रही है और उनके सपनों को किस तरह बेचा जा रहा है, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। गणेश गोधियाल ने आरोप लगाया कि सरकार का पूरा फोकस केवल दिखावे और प्रचार पर है, जबकि जमीनी मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। अभी मुख्यमंत्री जी का एक फोटो आया था, मुझे लगता है वो वहीं जा रहे थे क्या? एक वीडियो आया था, लगता है वहीं जा रहे थे। उनको इसके अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता। इस प्रदेश में कितने बेरोजगार हैं, उनको ये नज़र नहीं आता। इस प्रदेश में युवाओं के साथ किस तरह उनकी सरकार खिलवाड़ कर रही है, युवाओं के जो सपने हैं उनको किस तरह बेचने का काम कर रही है, इस पर उनको ध्यान नहीं है। उनका एक ही चीज़ पर ध्यान है ये सब, और वो इसलिए है कि हींग लगे न फिटकरी रंग चोखा। उनको करना कुछ नहीं है, फजूल जुबान चलानी है और वोटों का इंतजाम इस तरह झूठ बोलकर करना है। उनको बहुत चिंता है इस बात की। तो एक दिन वो मेरे साथ मीडिया में आ जाए। मैं चुनौती देता हूँ मुख्यमंत्री जी को कि जिस बात की वो इतनी चिंता कर रहे हैं, उसी बात पर बहस के लिए वो मेरे सामने मीडिया के साथ बहस के लिए आ रहे हैं। उधर 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी की ओर से वोट चोर गद्दी छोड़ रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस रैली में हाईकमान ने सभी राज्यों से हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं के जुटने का आह्वान किया है। इसी के चलते उत्तराखंड से करीब 15 से 16 हजार कांग्रेस कार्यकर्ता रैली में शामिल होंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोधियाल का कहना है कि इस रैली के जरिए जनता को वोट चोरी के प्रति जागरूक करना है। कितना महत्वपूर्ण 14 तारीख को रामलीला मैदान दिल्ली में कल जो रैली होने जा रही है, उसकी तैयारियों के संबंध में जो तमाम लोगों से वार्ता हुई है, वो पूर्ण हो चुकी तैयारियां। और अब लोग कुछ तो निकल भी गए, कुछ निकलने की स्थिति में हैं, कुछ रात तक निकलेंगे। और जो नज़दीक के ज़िले हैं, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, इनकी रिपोर्ट ये है कि ये कल अर्ली मॉर्निंग और कुछ लोग रात में भी निकल रहे हैं। ये मानना है कि करीब 15 से 16 हज़ार के बीच लोग दिल्ली पहुंचेंगे। और रामलीला मैदान में जिस प्रकार से हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान से बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं, उत्तराखंड से भी लोग बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं, पंजाब से काफ़ी संख्या में लोग वहाँ पर शामिल हो रहे हैं, और अन्य राज्यों से भी, जो दूर के राज्य हैं, वहाँ से भी काफ़ी लोग शामिल हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि एक ऐतिहासिक रैली रामलीला मैदान में होने जा रही है संख्या के हिसाब से। और मकसद ये है कि जिस प्रकार से केंद्र की सरकार चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोटों का बीजेपी के लिए इंतजाम कर रही है चोरी करके, वो आम आवाम के सामने उसका पर्दाफाश किया जाए। उत्तराखंड में प्री एसआईआर के तहत 70% मतदाता सत्यापन का लक्ष्य रखा गया है। वहीं बीजेपी विधायक विनोद चमोल ने कहा है कि पहले एसआईआर को समझना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि जो इस देश का नागरिक ही नहीं, अगर उसका नाम वोटर लिस्ट में आया तो उसका नाम हटना चाहिए। हम भी मानते हैं कि किसी भी विदेशी को
इस देश में वोट देने का राइट नहीं हो सकता, क्योंकि ये संवैधानिक व्यवस्था है। इस देश का नागरिक ही यहाँ का मतदाता होगा और हम उसको व्यवस्थित कर रहे हैं। पहले तो एसआईआर को समझना होगा और सीधे एक सेंटेंस में अगर समझा जाए तो जो हमारी वोटर लिस्ट है उसका शुद्धिकरण है एसआईआर, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। और वोटर लिस्ट शुद्ध कैसे मानी जाएगी? जैसे जो मृतक लोग हैं जिनके नाम आज भी वोटर लिस्ट में चले आ रहे हैं, वो नाम हटने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, एक व्यक्ति दो जगह वोटर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जो 18 साल से ऊपर के हमारे मतदाता हो गए उनके नाम उसमें जोड़ने चाहिए, या कोई किन्हीं कारणों से अगर मतदाता नहीं जुड़ पाए तो उसका नाम जुड़ना चाहिए, ये तीसरी बात। और चौथी बात जो सबसे गंभीर बात है कि जो इस देश का नागरिक ही नहीं है, जिसको हम घुसपैठिया कहते हैं, अगर उसका कहीं नाम वोटर लिस्ट में आया तो उसका नाम हटना चाहिए, जो सबसे गंभीर बात है। और ये बात तो माननीय गृह मंत्री जी ने भी कही, हम भी मानते हैं कि किसी भी विदेशी को इस देश में वोट देने का राइट नहीं हो सकता, क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था है कि इस देश का नागरिक ही यहाँ का मतदाता होगा। तो हम उसको व्यवस्थित कर रहे हैं, तो उसी के बारे में सारी चर्चाएं हो रही हैं। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने ऋषिकेश भानियावाला स्ट्रेच में शिवालिक एलिफेंट रिजर्व के अंतर्गत सड़क चौड़ीकरण के लिए प्रस्तावित 4,369 पेड़ों के काटान पर दायर जनहित याचिका में राज्य सरकार की जल्द सुनवाई की अर्जी पर विचार किया। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अगली तारीख 19 दिसंबर तय की है। कोर्ट ने प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उपस्थित रहने का निर्देश दिया। सुनवाई में पूर्व वन संरक्षक जयराज, समाज सेवी आशीष गर्ग और याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि पहले ट्रांसप्लांट किए गए पेड़ सफल नहीं रहे। एफआरआई की रिपोर्ट के अनुसार 4,369 पेड़ों में से 700 को ट्रांसप्लांट किया गया, जबकि 3,615 अभी काटे जाने हैं। बता दें कि याचिका देहरादून निवासी सामाजिक कार्यकर्ता रीनू पॉल ने दायर की है, जिसमें कहा गया है कि ये क्षेत्र एलिफेंट कॉरिडोर में आता है और पेड़ काटान से पर्यावरण को गंभीर नुकसान होगा। पूर्व में भी कोर्ट के हस्तक्षेप से शिवालिक एलिफेंट रिजर्व संरक्षित किया गया था। कि रीनू पॉल जो एक पर्यावरणविद हैं, उन्होंने यह जनहित याचिका यह कहकर दाखिल की थी कि उत्तराखंड राज्य में कई हाथियों के कॉरिडोर हैं, लेकिन उनका चिन्हीकरण तो हुआ है, सबको पता है वो कहाँ हैं, जैसे कांसरो बड़कोट का है, मोतीचूर का है, तीन पानी का है, लेकिन उनको कोई कानूनी प्रोटेक्शन नहीं प्राप्त है। और इस बीच ऋषिकेश और भानियावाला के बीच में 4 लेन का प्रोजेक्ट आ गया, जो हाथियों के 2 कॉरिडोर को इंटरसेक्ट करता है, जो पहले से ही नेपाली फार्म और हरिद्वार का जो रास्ता है, नेपाली फार्म और देहरादून का, देहरादून हरिद्वार हाईवे का, उसमें जो है ऑलरेडी वो इंटरसेक्ट हो जाते हैं और अब ऋषिकेश और भानियावाला के बीच में भी वो फिर से इंटरसेक्ट हो रहे हैं। इस इंटरसेक्शन की वजह से वहाँ पर जो 4 लेनिंग उनकी प्रस्तावित है, उसमें वो 4,369 पेड़ काटने चाह रहे हैं। तो उसमें NHAI की तरफ से, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से यह कहा गया कि वह लगभग 700 पेड़ का ट्रांसप्लांटेशन कर लेंगे। तो आज माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष जो पूर्व प्रमुख वन संरक्षक रहे हैं जयराज सर, उनकी ओर से, और एक इंटरवेंशनिस्ट आशीष गर्ग, जो भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने सहस्त्रधारा रोड चौड़ीकरण के विरुद्ध जनहित याचिका वर्ष 2022 में योजित की थी, उन दोनों ने भी अपनी बातें रखी और याचिकाकर्ता ने भी अपनी बात रखी। और इसमें यह निकल कर आ रहा है कि पुराने ट्रांसप्लांटेशन एफर्ट्स जो रहे हैं, ट्रांसलोकेशन एफर्ट्स, वो उतने सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, ऐसा याचिकाकर्ताओं ने माननीय उच्च न्यायालय को अवगत। चीनी मिल में वेतन कटौती से परेशान कर्मचारियों का धैर्य आखिरकार टूट गया। जहां चीनी मिल के मुख्य गेट पर जनता चीनी श्रमिक संघ के बैनर तले सैकड़ों कर्मचारी गेट मीटिंग में शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता राजेंद्र सिंह, अध्यक्ष जनता चीनी श्रमिक संघ, और तमाम जो पदाधिकारी थे उन्होंने की। जहां कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि पिछले 1 साल से बिना किसी ठोस कारण के वेतन में कटौती की जा रही है, जिससे उनके घर की आर्थिक स्थिति जो है वो डगमगा गई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर शासन प्रशासन ने इन मुद्दों को त्वरित समाधान नहीं किया तो आंदोलन की ओर उग्र हो जाएगा। तो अक्टूबर 2015 में कर्मचारियों का वेतन पुनर्निश्चित हुआ था, जिस पर सरकार ने बिना किसी उसके एक सामान्य आदेश से रोक लगा दी थी 2018 में, जिसके खिलाफ हम उच्चतम न्यायालय गए और वो हमारा स्टे मिल गया था। और 10 साल से हमें ये वेतन
रेगुलर कर्मचारियों को मिलता आ रहा था। फरवरी 2025 में इन्होंने कोर्ट से आदेश हुआ, जबकि इसमें कहीं कटौती का कोई वो नहीं दिया कि इनका ये दिया कि इनको ये पुनर्स्थित वेतनमान को 10 साल बैक पीरियड हो गया है, इनका पुनः वेतन पुनर्स्थित किया जाए। परंतु सरकार ने अपनी मोनोपोली से अधिकारियों ने कर्मचारियों के वेतन में कटौती कर दी, और जिसमें कर्मचारियों को काफ़ी रोष है। इसी रोष व्यक्त करते हुए सरकार के खिलाफ कर्मचारियों ने गेट मीटिंग का आयोजन किया। उधर हरिद्वार में 2025 की अंतिम लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसको लेकर जिला जज नरेंद्र दत्त ने बताया कि लोक अदालत में बिजली विभाग से जुड़े प्रकरण, ट्रैफिक चालान समेत कई प्रकरणों को निस्तारित किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि लोक अदालत में सिर्फ वही बिजली से जुड़े मामले लिए जा रहे हैं जिनमें उपभोक्ता पहले ही असेसमेंट अमाउंट और कंपाउंडिंग फीस जमा कर चुके हैं। वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सिमरनजीत कौर ने बताया कि अब तक परिवार न्यायालय के 35 मामले, सेशन व सीजेएम कोर्ट में 1100 से ज़्यादा प्रकरण निस्तारित हो चुके हैं। कुल 1500 मामलों का निपटारा किया जा चुका है। हमारे इस वर्ष की आखिरी लोक अदालत है जो नालसा के और सालसा के आयोजन में की जा रही है। वर्ष की आखिरी है और इसमें जैसे बिजली विभाग से लेके चालान, ट्रैफिक चालान्स को लेके और 130 जो भी ऑफेंसेस कंपाउंडेबल होते हैं जिनका समन किया जाता है, उन ऑफेंसेस को, चाहे वो सिविल नेचर का हो या जैसे आप हिंदू मैरिज एक्ट के केसेज है जहाँ पर पक्षकार आपस में समझौता कर लेते हैं या रीसेटल होना चाहते हैं या अपने आपस में म्यूचुअल डाइवोर्स है, तो वो मामले लिए जा रहे हैं। इसमें ऐसा है जी, अभी हमें पता चला, हमारे मेरे सेक्रेटरी से DLSA ने बताया कि एक फेक न्यूज़ चल रही है, वायरल हो रही है कि जिसमें कहा है कि बिजली के जो बिल है माफ़ किए जा रहे हैं। तो ये जो न्यूज़ है वो किसी ने गलत चलाई हुई है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ वही बिजली के मामले लिए जा रहे हैं जिसमें लोगों ने असेसमेंट अमाउंट और कंपाउंडिंग फीस जमा करा दी है। तो ये गलत न्यूज़ है और इसको हम आपसे कहेंगे कि इसको अगर आप इसी मीडिया के द्वारा बता दें, कोई भी बिल माफ़ करने की कोई योजना नहीं है, ना वो हो सकता है। इस बार की जो राष्ट्रीय लोक अदालत है, इसमें अगर मैं हेडक्वार्टर की बात करूँ तो हेडक्वार्टर में हमने 13 बेंचेस का गठन किया है और 13 बेंचेस में सभी शमनी प्रकृति मामलों को टेकन अप किया जा रहा है। इसमें परिवार न्यायालय यानी कुटुंब न्यायालय की भी एक बेंच बनी हुई है, जहाँ पर जितने भी पारिवारिक मतभेदों से संबंधित शमनी प्रकृति के मामले उनका निस्तारण आज हो रहा है। अभी तक जो हमने सर ने जब राउंड लिया था तो पाया गया कि अभी लगभग 35 केस तो परिवार न्यायालय के ही निस्तारित हो चुके हैं। वही बात करें कि हमारे जो सेशन न्यायालय में जो कंपाउंडिंग श्रेणी के मामले, बेंच संख्या 1 में 500 से ऊपर मामले निस्तारित हो चुके हैं। अगर मैं बात करूँ सीजेएम कोर्ट में, तो सीजेएम कोर्ट की जो बेंच है वो बेंच संख्या 4 है, वहाँ पर भी लगभग 600 मामले अभी तक निस्तारित हो चुके हैं। तो ऐसे सभी जो कोर्ट्स हैं जहाँ पर बेंचेस बनी हैं, उन बेंचेस से जो इस समय तक का आंकड़ा है वो लगभग 1500 मामले अभी तक निस्तारित हो चुके हैं। और अभी शाम तक ये लोक अदालत आयोजित रहेगी और लोग आ रहे हैं तो उनका निस्तारण होगा। यहाँ पर जो हमारा संभागीय परिवहन विभाग है, RTO है, वो भी पहुँचे हुए हैं, पुलिस पर्सोनल भी पहुँचे हुए हैं। तो यानी चाहे मोटर वाहन अधिनियम से संबंधित शमनीय मामले हैं या RTO से संबंधित शमनीय मामले हैं, उनका निस्तारण भी यहाँ आज हो रहा है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने डिप्टी फॉरेस्ट रेंजर कुलदीप सिंह को रेंजर के पद पर पदोन्नति से रोके जाने वाले 14 जून 2024 के आदेश पर अगली सुनवाई तक फिलहाल रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ में हुई। कोर्ट ने प्रतिवादियों को 4 सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाबदेही हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 14 फरवरी 2026 की तिथि नियत की गई है। आज माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एक डिप्टी फॉरेस्ट रेंजर कुलदीप सिंह, उनके प्रमोशन का एक प्रकरण था, जिसमें क्या हुआ था कि डिप्टी फॉरेस्ट रेंजर से रेंज ऑफिसर तक का उनका पदोन्नति 10 जून 2024 को हो गई थी, लेकिन 14 जून 2024 को तत्कालीन जो प्रमुख वन संरक्षक थे उन्होंने उनके पदोन्नति आदेश को स्थगित कर दिया था, अबेयंस में डाल दिया था। तो आज उनके उस स्थगित करने वाले आदेश पर माननीय उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश पारित कर दिया है और इसके
पीछे यह कारण दिया गया था कि डिप्टी फॉरेस्ट रेंजर को अगर चार्जशीट इशू कर दी जाती है किसी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग में तो उनको रेंज ऑफिसर नहीं बनाया जाएगा, लेकिन जब इनकी डीपीसी हुई थी तब इनको कोई चार्जशीट इशूड नहीं थी और डिप्टी फॉरेस्ट रेंजर का यही कहना था कि उनकी पदोन्नति को किसी दुर्भावना से रोका जा रहा था। तो इन सभी मामलों को देखते हुए जो हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स का ऑर्डर था 14 जून 2024 का, उसको आज माननीय उच्च न्यायालय ने स्थगित कर दिया है और मामले की अगली सुनवाई फरवरी में रखी है। ज्योतिर्मठ में इन दिनों पेनखंडा महोत्सव की धूम नजर आ रही है, जहां इस भव्य आयोजन के दूसरे दिन क्षेत्र की महिला मंगल दल की ओर से रई प्रस्तुत की गई है, जिसके बाद रात्रिकालीन सांस्कृतिक संध्या में सर्द हवाओं के बीच उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक गायिका हेमा नेगी करासी के गीतों की बयार में लोग खूब थिरकते नजर आए। वहीं इस मौके पर मौजूद ब्लॉक प्रमुख अनूप नेगी ने कहा कि मेले में महिला मंगल दलों की प्रस्तुतियों के साथ ही स्थानीय पारंपरिक खेलों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। तो हरिद्वार में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए पुलिस उपाधीक्षक यातायात संजय चौहान ने यातायात पुलिस लाइन कमल दास कुटिया का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया। सीओ यातायात संजय चौहान अभिलेखों और सीज वाहनों का मिलान कर व्यवस्थाओं की बारीकी से जांच कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने साफ सफाई, अनुशासन और बेहतर रखरखाव देखकर सलामी, गार्ड स्टोर और मेस की जमकर तारीफ की। निरीक्षण के बाद उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक लेकर उनकी समस्याओं को सुना और कई मामलों को तुरंत उनका समाधान भी किया। हाँ देखिए, ये सब रूटीन में होता है। पहले हम क्वार्टरली, फिर हाफ ईयरली और फिर सालाना निरीक्षण होते रहते हैं और वो सभी अधिकारियों द्वारा, गेस्टेड अधिकारियों द्वारा की जाती है। तो मेरा अर्धवार्षिक निरीक्षण था हमारा सीपीयू और पुलिस यातायात पुलिस लाइन का, तो उसी का निरीक्षण कल मेरे द्वारा किया गया था। ये वैसे तो कार्य करने होता है, उसका पीछे उद्देश्य होता है कि जो सरकारी संपत्ति है उसका भौतिक सत्यापन कर लिया जाए, कोई इस तरह का निष्प्रयोग सामान होता है उसका डिस्पोजल कर दिया जाए और कोई कर्मचारियों का सम्मेलन करके उनकी समस्याएं तो उनको दुरुस्त किया जाए। तो उसका ये होता है कि इस बहाने साफ सफाई सब अच्छा, रख रखाव सरकारी संपत्ति का ही सब हो जाता है। जो लावारिस या इस तरह के जो पाल खाने में दाखिल हैं वाहन, उनका डिस्पोजल है, क्या प्रक्रिया उसमें अपनाई जानी है, वो सब बारीकी से सब चीज़ें की। पौड़ी में जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने कलेक्ट्रेट सभागार में खेल महाकुंभ को सफल बनाने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों संग बैठक की। इस दौरान उन्होंने खेल प्रतियोगिताओं को लेकर सभी तैयारियों को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि 20 दिसंबर से न्याय पंचायत स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, जिसके बाद जिले की सभी विधानसभाओं में खेल महाकुंभ के अगले चरण संपन्न होंगे। जो भी हमारा खेल महाकुंभ प्रस्तावित है 20 दिसंबर से, उसके संबंध में आज सभी जितने हमारे BOPRDs हैं, हमारे जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स हैं और BDOs, इन सभी के साथ में बैठक ली गई और जो भी ड्यूटीज़ लगानी है और जो भी हमारे स्वास्थ्य विभाग के या जल संस्थान आदि के व्यवस्थाएं हैं, इन सभी को भी निर्देशित कर दिया गया है कि ससमय सभी कुछ पूर्ण कर ली जाए और साथ में जो हमारे फंड्स वगैरह हैं उसको भी टाइमली ट्रांसफ़र करने के लिए और जो हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उन सबको भी इन्वॉल्व करने के लिए इस पूरे आयोजन में और ड्यूरिंग द आयोजन और बिफोर द आयोजन इन्वॉल्व करने के लिए इन सभी के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। और साथ में खेल विभाग ने एक अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी जारी किया है, जिसमें काफ़ी ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो गए हैं और उसका प्रचार प्रसार भी और करने के लिए निर्देशित किया गया है, जिससे अधिक से अधिक हमारे बच्चे जो न्याय पंचायत स्तरीय तथा विधानसभा स्तरीय जो हमारी ये प्रतियोगिताएं हैं और लास्ट में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की यहाँ पे प्रतियोगिता होगी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लोहाघाट उप जिला अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती के बाद मरीजों को बेहतर इलाज मिल रहा है और बाहर रेफर होने वाले मामले लगभग बंद हो गए हैं। ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन जगह की भारी कमी हो रही है। लोहाघाट विकास संघर्ष समिति के अध्यक्ष विपिन गोरखा और संरक्षक प्रहलाद सिंह मेहता के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर विराज राठी से मुलाकात कर सुविधाओं और कमियों की जानकारी ली। समिति ने अस्पताल के नए भवन के निर्माण, मरीजों के तीमारदारों के लिए रैन बसेरे, डॉक्टरों के बैठने की पर्याप्त जगह,
पोस्टमार्टम हाउस में सफाई और एक्सरे टेक्नीशियन की अतिरिक्त तैनाती की मांग की है। विपिन गोरखा ने कहा कि उप जिला अस्पताल का दर्जा मिलने के बावजूद सुविधाएं नहीं बढ़ाई गई और समिति जल्द जिलाधिकारी से मिलकर समस्याओं के समाधान की मांग करेगी। सबसे बड़ी बात है, आज लॉगआउट विकास संघर्ष समिति ICMS सर राठी सर से मिलने आए थे और हम लोगों ने यहाँ जानकारी चाह रहे थे कि यहाँ पे क्या है, कैसी स्थिति है। और हमें देखकर सबसे बड़ी बात ये है कि आज समस्या तो पहले ज़्यादा थी, तो अब हैं, अभी भी हैं। और सबसे बड़ी समस्या है अभी जो हमें स्ट्रेचर की समस्या है, व्हील चेयर की समस्या है। अभी यहाँ पे डॉक्टरों को बैठने के लिए अच्छे रूम नहीं मिल पा रहे हैं, कमरे और सब बिल्डिंगों की अभी जो हमारे पास, क्योंकि OPD लगातार बढ़ रही है तो अभी हमें कमरे भी चाहिए, वो उनकी भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। साथ साथ में अभी हम ये देख रहे हैं कि हमारा एक्सरे मशीन जो है ख़राब है और उसको संचालित करने के लिए यहाँ पे एक ही टेक्नीशियन है, दूसरे टेक्नीशियन की भी ज़रूरत है। ऐसे ही बहुत सारे जो मुद्दे हैं, जो बहुत अभी समस्याएं हैं। जैसे अभी हमने डॉक्टर साहब से हम यानी मांग यही भी है कि तिमिरदारों के लिए यहाँ पे रहने की व्यवस्था की जाए, जिससे कि जो दूरदराज के लोग हैं उन लोगों को राहत मिल सके। आज हम लोगों ने एक पॉजिटिव चर्चा करी विभाग से, ताकि हम लोग सहयोग कर पाएँ कि व्यवस्थाओं की क्या कमी है, उनको मिलजुल कर पूरा कर सकें। तो उनकी तरफ से कुछ दिक्कतें आई जो उन्होंने पॉइंट बताई हम लोगों को, कि पोस्टमार्टम हाउस में चारों तरफ से एक तो गंदगी है, एक वहाँ जाने का रास्ता तक नहीं है, उन्हें दीवार को फांद कर जाना पड़ता है। दूसरा, एक दो व्हील चेयर की आवश्यकता बताई, कुछ स्ट्रेचर और डॉक्टर्स के लिए बैठने की व्यवस्था। और उन्होंने बार बार एक बात कही कि थोड़ा सा यहाँ विस्तारीकरण हो जाता, बेड कम पड़ जाते हैं कभी कभी इमरजेंसी में, और बिल्डिंग की जो पहले से मांग चलती आ रही है इसको जल्द से जल्द पूरा करेंगे तो क्षेत्र को लाभ मिलेगा। और हमारी व्यवस्थाएं हम देख रहे हैं, डॉक्टरों के द्वारा काफ़ी कुछ मेहनत करी जा रही है और अच्छा काम किया जा रहा है, उनको सुविधाएं मिलेंगी तो कार्य और अच्छा होगा। धन्यवाद। ना कि हम चाह रहे हैं कि DM साहब से जैसे ही हमने मिलने का तय है, हम चाह रहे हैं उससे पहले सभी विभागों से डिस्कस कर लिया जाए कि जनता के लिए क्या समस्या है और विभागों के पास क्या समस्या है, उनकी किन समस्याओं से उनको जूझना पड़ रहा है, ताकि इस संबंध में पूरी चर्चा हम कर सकते हैं, ताकि आधी अधूरी समस्या के साथ हम जिलाधिकारी महोदय के पास न जाएं। यहाँ पर जो समस्याएं इन्होंने बताई हैं और कुछ हमको भी सहयोग करना होगा, और उसके लिए हम बिल्कुल देखेंगे पोस्टमार्टम हाउस के पास अव्यवस्था हो रही है, साफ़ सफाई इसमें नगर पालिका से भी मिलेंगे, उसकी सफाई करने के लिए हम उनकी टीम ले जाएंगे। पहले अध्यक्ष जी से बात करेंगे, ये साहब से बात करेंगे, उसका हम स्तरीय निरीक्षण भी करेंगे, जो उसमें सहयोग होगा हमसे हम अपने स्तर से भी करेंगे। हम चाहें कि मिलजुल करके सब इस से विभागों से भी तालमेल बैठाते हुए जनता को जिससे अधिक से अधिक लाभ हो, वो काम हम करना चाहते हैं। चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक की ग्राम सभा चुरानी के धरगड़ा तोक में दहशत फैलाने वाले आदमखोर गुलदार को वन विभाग की टीम ने ट्रैंकुलाइज कर पिंजरे में कैद करने का दावा किया है। SDO फॉरेस्ट सुनील कुमार के अनुसार जिलाधिकारी मनीष कुमार के निर्देश पर चलाए गए सघन अभियान में गुलदार को सफलतापूर्वक काबू में किया गया। क्षेत्र में अब राहत का माहौल है, अब निगरानी जारी है। बता दें कि 9 दिसंबर को गुलदार ने देव सिंह अधिकारी पर हमला कर उनकी मौत कर दी थी, जिससे पूरे इलाके में भय व्याप्त हो गया था। अभियान में जिला पंचायत सदस्य योगेश जोशी के नेतृत्व में स्थानीय युवाओं ने सहयोग दिया। हालांकि बीजेपी मंडल अध्यक्ष राकेश बोरा और ग्राम प्रधान दीपक सिंह ने दावा किया कि उनके अनुसार घटनास्थल के पास पंजों के निशान मौजूद हैं और खतरा भी बना हुआ है। जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि पकड़ा गया गुलदार आदमखोर है या नहीं। प्रधान दीपक सिंह, ग्राम पंचायत मिर्तोली से। कल वन विभाग द्वारा बाराकोट और उधमडुंगा के बीच में एक गुलदार को पकड़ा गया है, लेकिन ठीक है, उसके लिए वो वन विभाग की पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही एक पिंजरे को ग्राम पंचायत जो मिर्तोली के ओखलंदा और मिर्तोली के बीच में लगाया गया था, उस पिंजरे को वहाँ से निकाल के वो अनंत भेज दिया गया है। लेकिन कल उसके बाद जब हम लोग शाम को जा रहे थे, बाराकोट से मिर्तोली की ओर जा रहे थे, मुख्य सड़क से लगभग 20 मीटर नीचे
गुलदार दिखाई दिया। हम लोगों ने वहाँ पे देखा, लेकिन हो हल्ला करने के बाद फिर उसके बाद गुलदार भाग गया। लेकिन मेरा विभाग से निवेदन है कि आप लोग पिंजरा वहाँ पे फिर लगाने की कृपा करें, और ताकि वहाँ की जनता के लिए जो समस्याएं बनी आ रही हैं उस समस्याएं से निदान हो। और साथ ही साथ आज जैसे हम लोग आए, लेकिन आज कोई भी वन विभाग का वहाँ न कर्मचारी है, ना ही वहाँ पे पिंजरा दिखाई दे रहा है। तो चलिए, उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए HNN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।